पिछला कह रहा है कि हमें हमारे भले के लिए बोल रहे हो या नेगेटिव चीजों से दूर हो जाएं आप और पढ़ाई में आपका पूरा मन लगे। देखिए, एक बार मौसम बनने भर की देर होती, अगर आप पढ़ना चालू कर दें और रिजल्ट आने लगे फिर मोमेंटम बहुत अच्छा जाता है। फाइट तभी तक है जब तक आप की चीजें बढ़िया नहीं हो रही। किसी भी फील्ड में देखिए आप जब कोई चीज सीख रहे होते हैं तो शुरुआत में बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं कैसे करते हैं। वंस यू गेट इट, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो अच्छा, मेरा पर्सनल खुद का मानना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जिन्हें आता है उनके लिए आसान है। बड़ो क्या कैलकुलेशंस, हर चीज याद रखनी पड़ती है। मेरा छोटा बेटा वो गिटार प्ले करता है, मेरे को तो लगता है इम्पॉसिबल, मैंने तो पहले ही डिक्लेयर इम्पॉसिबल है सीखना। वो बजाता है और वो अभी इतना एक्सपर्ट है कि वो यूट्यूब पे कोई भी गाना सुनता है 2 मिनट बाद आके वो प्ले करता है और इतना अच्छा प्ले रिलेटिवली कर लेता है कि मैं पहचान जाता हूँ ये कौन सा गाना प्ले कर रहा है। तो वो इतना छोटा होके कर रहा है। तो आपको कब आप मोटिवेट होते हैं? जब मैंने उससे कहा वेरी गुड ये वाला सॉन्ग है, उसने कहा हाँ, तब वो मोटिवेट हो रहा है, तो वो और 2 गाने सीख के आता है। आपको मेहनत तब तक करनी है जब तक आपके सिम्टम्स वो दिखने ना लगे। आप वेरी गुड सुनने लगेंगे बस उसी दिन से मोटिवेशन बढ़ेगा, अब तो करना है भाई साहब। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, आप देखिए जिम में कई लोग आते हैं जो 1 घंटे ट्रेडमिल पर ही चढ़े रहते हैं मोबाइल देखते हैं, 3-4 की स्पीड में चलते रहते हैं, कसम से कुछ नहीं होता। इफ यू आर यूजिंग ट्रेडमिल इट मीन्स आप अपने घुटनों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। ट्रेडमिल इसलिए नहीं होती कि जाके वहां चलो, वो भी चलते भी नहीं, टहलते हैं भाई साहब, ऐसे 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 कौन सी बॉडी बनेगी और कौन सा करना क्या चाहते हो तुम? ऐसे चाहे तो अपनी बिल्डिंग में 4 बार जीना चढ़ लो उतर लो। और भाई साहब वो कंपाउंड एक्सरसाइज है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं आपके पूरे पैर की सारी मसल्स, और अगर ऐसे झुक रहे हैं तो एब्स अलग आ रहे हैं उसमें। चला कह रहा दूसरी बार में तो ऐसे ऐसे करके चलना ही पड़ता है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं साइड में आपका जो पूरा मसल स्ट्रेन हो रही है। और ये एक्चुअल एक्सरसाइज भी है। जिस दिन लेग्स आप करिए और आपका ट्रेनर फुल मूड में होता है कि आज तुम्हारी ऐसी की तैसी करनी, तो लास्ट एक्सरसाइज यही बताता है कि अब एक काम करो, 10 या 20 किलो का वेट उठाओ और 3 माले से 50 बार ऊपर नीचे चढ़ो। ऐसा लगता है मौत आ गई भाई साहब, पहले ही आदमी मरा हुआ होता है। आप खाली नहीं चल पाते, 20 किलो 10 किलो का वेट उठा के चलो। मैं बोल देता हूँ किसी के ऊपर गिर गया तो मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, उसमें आप कब करते हो? जब आपको कोई कहता है कि आपको देखता है जिम कर रहे हो और आप कहते हो हाँ, नहीं लग रहा है, मतलब बाइसेप्स अच्छी लग रही है, ट्राइसेप्स, तो आपको लगता है यार अभी तो और करेंगे जाके। दुनिया की हर चीज में ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं? तो अच्छा पढ़िए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब आपको अप्रिशिएट करना लोग चालू करेंगे। कंसिस्टेंट मेहनत करिए, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप वेरी गुड सुनेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड तक पहुंचने से पहले आपको कई बार डैश डैश सुनना पड़ेगा, कई बार गधा नालायक सुअर सुनना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां पहुंचेंगे। समझ में आया कि चुप बैठे रहोगे तो आपकी क्षमता, आपका पोटेंशियल जो है वो क्लियर ही नहीं होगा किसी को। एटलीस्ट टीचर को तो पता होना चाहिए ना आप किस लेवल के हैं। टीचर लगेगा उम्मीद से परे हैं हम, माइनस इन्फिनिटी से चालू होते हैं और वहीं रह जाते हैं हमें कोई 0 पर ले आए तो भी हम सफल हो जाएंगे। आइए आइए, टेंशन मत लीजिए, मैं गधों को घोड़ा बना देता हूं। ये चला कह रहा है अच्छा, अच्छी बात है कि आपने जानवर ही रखा है, कई लोग इंसान बनाने आते हैं। ओके, सच बताना कितने लोगों ने घर जाके होमवर्क अटेम्प्ट किया था? वेरी गुड। आप अगर होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये पहला साइन है कि आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। अगर आपने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं आपको कोई बुरा भला नहीं बोल, सच बता रहा हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग मनी ऑफ योर पेरेंट्स। समझ में आएगी? और आप जितने बैठे हो सबके घर में ऐसा
ऐसा लखपति करोड़पति वाला हिसाब भी नहीं होगा। होंगे 8-10 लोग होंगे, 15-20 लोग होंगे, बाकी लोग नहीं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स वही हैं जो नालायकी करते हैं, जिनके यहाँ से जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपके ऊपर लगाया गया। पता है आपके अलग एक्सक्यूज होते हैं। आपसे कोई आपका दोस्त पूछे क्यों नहीं पढ़ता रे तू, अबे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा ये बैकलॉग है वो बैकलॉग है। अबे तो गधे कौन दूर करेगा? टीचर से बात करो। तुम्हें प्लान नहीं बना पा रहे हो तो टीचर से बोलो प्लान बना कर दो, मुझे मुझे पूरा पढ़ाई करनी नहीं, मुझे पढ़ना है, पढ़ना भी चाहता हूं मैं, रोज 10 घंटे पढ़ना चाहता हूं। अब आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे किसी वजह से, बात करो अपने उस सब्जेक्ट के टीचर से। नहीं आया समझ में? टीचर को कंफर्ट जोन में रखोगे, टीचर को कोई टेंशन नहीं है। पिछली साल तुम्हारी जगह कोई और बैठा था, अगली साल कोई और बैठा होगा, आया ना? 20-21 साल पहले मैंने पढ़ाना चालू किया, तब से हर साल नए बच्चे आते कि नहीं आते? जो मान लेता है वो अच्छी जगह पर है, वो नाम ले रहे होंगे मेरा। जो नहीं मानते वो भी नाम ले रहे होंगे मेरा, कह रहे यार जो भी बोलो कहता तो सही था, हाँ या ना? ऐसे वो बोलते होंगे। आपके ना पढ़ने से उतना इंस्टीट्यूट को नुकसान नहीं जितना आपको। कोई तो पढ़ ही रहा है यार, इंस्टीट्यूट के लिए रिजल्ट आने के लिए कोई तो पढ़ ही रहा है या ना? और आज की डेट में मैं इस इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर लो। अरे छापते तो टॉप 100 टॉप 200 है ना? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? टॉप 200 छापना, जो बच्चे आते हैं 15-20-25 जो भी आएंगे छाप दिया। लो तुम्हारा उसमें 50,000 है या 15,000 है या 5,000 है या 1,500 है, तो तुम्हें डिसाइड करना है ना। आइए आइए बिल्कुल आइए, बहुत आराम से सोचिएगा। पहला बैरियर है, इसे क्रॉस करो और आपकी सफलता की गारंटी मैं बोल रहा हूं 35% अपने आप बढ़ जाएगी। डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, योर एकेडमिक प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर। फेस इट। समझ में आया है कि नहीं? आपका जो सबसे बड़ा डर है उसे फेस करिए, और जिस दिन फेस करोगे उस दिन तुम्हें समझ आएगी कि भाई यार इतना आसान था, है ना? ये करना। देखिए अगर आईटी जाना है तो, नहीं जाना है तो ठीक कर रहे हैं आप, यू आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन उसमें भी मैं थोड़ी सलाह दूंगा, अगर आप आईटी नहीं जाना चाहते हैं तो आप कोटा में मत रहिए, चिल मारना है अच्छी जगह जाओ। समझ में आया कि नहीं? दिल्ली चले जाओ, पॉल्यूशन है थोड़ा सा, हाँ। गोवा जाओ, दिल्ली तो जाके बोल सकते हो ना कि आईटी की तैयारी कर रहे हैं, गोवा जाके कैसे बोलोगे आईटी की तैयारी? गोवा तो ऐसा कर सकते हो कि आईटी गोवा ले लो, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना होता उसके लिए। ऐसे ही मिल जाता हो, आई मीन पेपर तो देना पड़ेगा और क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। पीछे लग रहा मेरा तो सपना है जिस दिन से आईआईटी गोवा में खुला है कि हमें वहीं जाना है। आइए आइए, ये है एक बड़ी प्रॉब्लम। और मेनली मैं आपको और बताता हूँ, मोस्टली ये अपने यूपी बिहार एमपी के ही बच्चे, यूपी बिहार एमपी के, मोस्टली राजस्थान के भी हैं कुछ। भाई कोई स्टेट छोड़ रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा, यूपी एमपी बिहार के मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो आ तो जाते हैं और अच्छा ब्रेन भी होता है उनका, वो अपना कचरा खुद कर लेते हैं। उन्हें पता नहीं क्या लगता है कि इस टीचर से बात किया तो ये सही मानते हैं कि टीचर जो है शॉर्ट गन लेकर चलता है। इससे बात की तो ये बस, और वो उड़ के उधर चला गया, पेट में उसके इतना बड़ा छेद है। क्या है? क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था? समझ में आया कि नहीं है? तो पहली बात जो है, जो आपको अपने दिमाग में और जहन में रखनी है वो यही है, और कोई रास्ता नहीं है वहां जाने का। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो
असलहा लेके चलता है। आपके पूछने पे वो बात समझ में नहीं आई तो लो, कोई आखिरी इच्छा, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि आप समझदार हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। बिलीव मी, आप वो एक साल बाद समझ में आता, 11वीं में हो, 12वीं के आधे में समझ में आएगा, अरे यार मेरे को पढ़ना है। तब तक तुम्हारी ऐसी की तैसी हो चुकी होगी। पूरा 11वीं होगा पढ़ने के लिए, आधा 12वीं होगा पढ़ने के लिए। डॉक्टर कभी निराश नहीं करता, डॉक्टर कहता है सब होगा। ठीक है ना। टीचर भी एक तरीके का एकेडमिक डॉक्टर है। आइए आइए। हर शख्स थोड़ा सा आज ऐसा बहका बहका लग रहा है। कल 31 मनाया है सबने। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? आप जिस तरीके से अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, जैसे अपने बड़े भाई या बड़ी सिस्टर से बात करते हैं, वैसे आप टीचर से बात कर सकते हैं। और मतलब देखो, अगर ऐसा अभी मैंने समझाया, अभी तुम्हारे अंदर जोश आ गया और अभी तुम बात करने आ गए, ये नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। जो टेम्परेरी जोश आता है ना, बेकार। एक है कि परमानेंट मेरे को करना है, 10 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई करने की हिम्मत है अगर, तो आप करिए। नहीं तो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोटा में हो, ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो सीखोगे ही आप। ठीक है ना, हाँ या ना। तुम नहीं पढ़ रहे हो इसलिए बाकी लोगों के लिए कंपटीशन आसान हो रहा है। जिस दिन तुम समझदार हो जाओगे, तुम आराम से भी 12.5 13 लाख बच्चे बैठते हैं, और मेंस में कितने क्वालिफाई होते हैं? 2 2.5 लाख, 2 लाख के आसपास होते हैं। तो 6 गुना बच्चे, मतलब आपने जिस दिन सिंसियरली ये सोच लिया कि मेरे को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को रेगुलर रहना है, मेरे को होमवर्क करना है, मेरे को डाउट पूछना है, आप अपने आप उन 12 लाख में से सीधा आ जाओगे, इधर 2 लाख के अंदर आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे। पढ़ना तो कोर्स तो बाद में कंप्लीट करना। अबे सोचो कट ऑफ क्या होता है, वो भी नहीं निकाल पाते 10 लाख लोग। समझ में आया कि नहीं? तो 10 लाख में आप अगर पढ़े हो तो समझदारी दिखाइए, पढ़िए। देखिए, जब आप पढ़ेंगे ना तो और प्रॉब्लम होगी। भाई कोई आके अगर रो रहा सर मेरा ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छी सिचुएशन पे होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं खूब पढ़ता था तो मुझे लगता था मेरे पास और टाइम होना चाहिए, जब मैं नहीं पढ़ता था तो टाइम ही टाइम है। एग्जाम के टाइम पर आप जाइए तो लगता है यार 1 महीने या 10 दिन और होते तो मैं सारे चैप्टर एक बार और रिवाइज कर लेता। आज टाइम ही टाइम है। तो पेपर कब देना है? 2023 में। 2022 आज चालू हुआ है, सोचिए। और आपको भी 2023 में मई में जाके जून में पेपर देना है। अबे मैं कसम से बोल रहा हूं, 5 से 6 महीने में एवरेज देखा जाए, 6.5 7 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है। और आपके 18 महीने है ना, 16 17 महीने तो है ही। आराम से कोर्स खत्म करके 3 3 रिवीजन होता है, जो 11वीं से कर रहा होता है। 12वीं का कोर्स भी जल्दी खत्म होता है आपका, 12वीं जनवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। और जनवरी में स्टार्ट होगा, उसमें भी मैं आपको 11th के कुछ अगर इश्यूज होंगे तो भी उसमें भी कराए जाएंगे। तो मान लो जीओसी में भी कोई इशू है, आईयूपीएससी में कोई इशू है, तो शायद कुछ ऐसी प्लानिंग होगी क्यों कराया जाए। उधर जाके आपका अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास कोर्स खत्म हो गया। अब भाई साहब आपको बोर्ड देना, 2 महीने में लोग पढ़ के बोर्ड दे देते हैं। 5 महीने बच रहे, 5 महीने में भाई साहब 2.5 2.5 महीने रिवीजन के। समझ में आया है कि नहीं? लेकिन अगर ये तो उन्हें फायदा मिलेगा ना जिनका कोर्स खत्म होने पे कोई बैकलॉग नहीं है, कोई होमवर्क पेंडिंग नहीं है। वो जबरदस्त ऐसे बच्चे रहते हैं। मेरे पास जितने क्वेश्चन है, मेरी बुक 2 बार लगा ली, एनसीईआरटी लगा ली, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी लगा ली, सारी सीट लगा ली, मॉड्यूल लगा लिया, डीपीपी लगा लिया, आगे खड़े होते हैं और बताओ और दो और क्या लगाए। तो मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट के पेपर्स देने पड़ते हैं, और वो मैं बिल्कुल चेक भी नहीं करता। जो भी फिटजी हुआ, नारायणा हुआ, एलएन हुआ, ये कर
और उसमें नाम भी नहीं हटाता हूँ साहब, तेरे को पता होनी चाहिए ना कि XYZ इंस्टीट्यूट में भाई तूने मेरे से पढ़ा है तो उसमें पूरे करेगा तभी तो तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। आता है, मैं डाउट नहीं पूछ रहा, तू पेपर मैंने दिए थे, ऐसा डाउट ही नहीं आता। जिसने इतना प्रैक्टिस कर ली क्या खाक डाउट आएगा। और दो चार बच्चे आते हैं कहते सर एक मजेदार चीज बताओ, मैंने कहा बताओ। सर देखो एक क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस लेवल देखो बच्चे का, क्वेश्चन देखो तीसरा वाला, मैं देखता हूँ, मैंने कहा कचरा है। सर ये देखो ये क्या लिखा हुआ, गलतियां तक पकड़ते हैं वो क्वेश्चन। ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन भाई ये तो करना पड़ेगा ना आपको, मेहनत कर आज करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, आप बिल्कुल सही टाइम पर हैं। अभी आपके जो पाप है ना वो छोटे हैं, कम है। समझ में आया कि नहीं? इन्हें बढ़ने के लिए बिल्कुल समय ना दें आप एकदम अलर्ट हो जाएं। देखिए करना चाहते हैं तो हर इंस्टीट्यूट हर टीचर आपकी हेल्प करने को तैयार। और दिखाइए ना, एक बार टीचर मना कर रहा, दो बार मना कर रहा, तीसरी बार जाएंगे तो उसे लगेगा ये बच्चा सिंसियर है। आप मेरे पास एक बार आइए, मैं कई बार मैं भी चेक करता हूँ। बेटा परसों मिलना मेरे को क्लास के बाद, कोई मिलता ही नहीं है। परसों मिलना क्लास के बाद, नहीं मिलता। जयराम जी की जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कई बार होता है ना ऐसा, तो 25 डाउट लेके आ गया। अब मैं क्यों बताऊं यार तेरे को 25 डाउट, मैंने दो बताए। मुझे तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा तुम सिंसियर स्टूडेंट हो। मैं तुम ऑर्गेनिक अच्छा करके तोप नहीं चला सकते। देखो सिंपल से, केवल ऑर्गेनिक पढ़ लो, ऑर्गेनिक के मास्टर बन गए, IIT में थोड़ा कुछ कर पाओगे। तो मैं अच्छा बच्चा कौन होता है, जिससे पता है कि भैया मेरे को सब सब्जेक्ट पढ़ने, चाहे अच्छे लगे या ना लगे। तुम्हें अगर गंभीर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर 4 दवा दे रहा है, तो एक दो दवाएं कड़वी लगेगी आपको, एक दो की स्मेल पसंद नहीं आएगी, एक दो रिलेटिवली अच्छी लगेगी, ये वाली ठीक है या ना? सब्जेक्ट का भी ऐसा होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, बट खानी तो पूरी पड़ेगी ना। अगर आप प्रॉपर हेल्दी होना चाहते हैं सारी खानी पड़ेगी। तो ये आप दिमाग में रखें, प्लानिंग करें। अगर आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है, सुबह उठते हो गधे की तरह, शाम को सो जाते हो, क्लासेस आते हो, कोई लॉजिक ही नहीं चल रहा, कोई मतलब ही नहीं है। कंपटीशन वर्ड को समझो ना, कंपटीशन। कंपटीशन मींस ये नहीं है कि हम तलवार निकाल लें और उसे धार देते रहे और अगले दिन जाके लड़ाई नहीं करना है। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, यू हैव टू बी शेड्यूल्ड। सुबह उठने से लेकर शाम तक आपके रहने सहने का तरीका बता देता है कि आप IIT में जाएंगे या नहीं जाएंगे। पढ़ाई तो दूर की बात, मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। वो बहुत कम प्रतिशत होता है जो कि मोस्ट रैंडमाइज्ड स्टूडेंट IIT जाता है, बहुत कम प्रतिशत होता है। समझ में आया कि नहीं? मेरा जो अनुभव है, मैंने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि आप इवन 12th के 6 महीने पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको और अपना शेड्यूल बता दीजिए, मैं आपकी रैंक की रेंज बता दूंगा, इससे इसके बीच में आएंगे आप। बताता नहीं हूं मैं बच्चे को, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम चौड़े हो जाओगे। मेरे को समझ में आ जाता है कि ये अगर इसी पेस से करता रहे, जैसे क्रिकेट मैच में आता है ना रन रेट, इसी रेट से बनता रहे तो इतना रन बनेगा, इससे बने तो इतना। तो हम लोगों को भी एक आइडिया लगता है कि अगर ये बच्चा इसी पेस से पढ़ता रहेगा तो इसका इसके आसपास आएगा। उसमें भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, अचानक 2-4 विकेट गिर गए, मान लीजिए कोई घूमती हुई ऐसी गेंद आई, अरे गेंद आई और आप नहीं समझ पाए, बोल्ड हो गए। फिर सरदार जी मैं कैसे गेस करूंगा यार, है ये तो गेस वर्क था, उसी के हिसाब से मैच चलना चाहिए था। तो ये चीजें थोड़ी सी समझिए। देखिए अगर आप सिलेक्शन लेने आए, अगर आप ये चाहते हैं, देखिए आपके 2-3 साल कोटा में बीते हैं, 2-2.5 साल तो बीत रहे, तो अब जिंदगी भर इन 2-2.5 साल को अगर आप मेमोरेबल बनाना चाहते अच्छी वजहों के लिए सही बात है या नहीं, अच्छी वजहों के लिए आपके लाइफ को एक लाइन मिले यहाँ से, तो उसके लिए मेहनत कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। आज की गई मेहनत आपको आगे बहुत ज्यादा फायदा देने वाली। और पीछे वगैरह हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, कितना भी समझाओ बरगलाओ, हम नहीं पढ़ेंगे, हम ना पढ़ना चाहिए बेटा, वो अलग बात है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सब पढ़ लिख लेंगे तो भी समस्या है। सोचिए जो जिसकी माइक्रोसॉफ्ट में 2-3 करोड़ की नौकरी लगेगी, उसकी गाड़ी कौन साफ करेगा, उसके यहाँ झाड़ू पोछा कौन करेगा, उसके यहाँ खाना कौन बनाएगा, सोचने वाली बात है ना। उसके यहाँ अखबार कौन डालेगा। पीछे लगे क्या ऑप्शंस हैं यार लाइफ में तो बहुत ऑप्शंस हैं। ये प्रकृति है भाई साहब,
नेचर बैलेंस। समझ में आएगी ना? यू हैव चांस, यू हैव अपॉर्चुनिटी। बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्हें इतना चांस नहीं मिला है कि वो यहाँ आके बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई वजह हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना अपनी बिल्डिंग के गार्ड के बारे में, नहीं बताया था? नहीं बताया? कुछ कह रहे हैं, बताया कुछ नहीं? शॉर्ट में बोल देता हूँ, शॉर्ट। मैं कोटा दादाबाड़ी में रहता हूँ, छोटे चौराहे पे एक मल्टी है। 7-6 साल हो गए, 7 साल हो गए मैं वहीं रहता हूँ। तो वहां पर क्या है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। चौथे 5वें दिन तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं। तो एक दिन मैं रात में पहुंचा 1-1:30 बजे, हॉर्न बजाया, एक बंदा आया, उसने गेट खोला। मेरी नजर ऐसे ही पड़ी, वो यंग एज का था, हाइट ठीक थी लड़के की, यंग एज का लड़का था। तो फिर मैंने गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगाई, और जब मैं उसकी साइड, यूजुअली 2 रास्ते हैं लिफ्ट तक जाने के लिए, बट मैं उधर से जाता हूँ इधर गार्ड बैठा रहता। थोड़ा सा अब लेट नाइट आए तो गार्ड थोड़ा सा वैसा ना अटेंटिव हो जाते हैं कि अच्छा ये देख के गए, कैमरे वैमरे सब लगे हुए। तो मैं गया तो ही वाज सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड एससी वर्मा रखी हुई थी। मैंने क्या, कौन है तू? बताया सर मैं आईटी की तैयारी करने आया था, कुछ इश्यूज थे, पैसे है नहीं इतने, और घर वाले फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगली साल आईटी की तैयारी करूं। मैं लेट भी हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा काम कर लेता हूं और फी के पैसे कलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं तुरंत सोचने लगा कि एक वो बच्चे हैं जिन्हें, तुम्हें थोड़े करना पड़ता रात भर कहीं नौकरी, उठ उठ के दरवाजा खोलना हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा हो, यही तो चलता है ना सब। उसके बाद समय में तो 80 वर्मा सॉल्व कर रहा था। तो मुझे फिर वही वाली बात जो मैं अभी तुम लोगों को दे रहा था कि हो सकता है नया नया जोश हो, है 4 दिन में फुस हो जाए। तो मैंने उसे कहा अच्छा, ये था अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर का ऐसा कुछ टाइम था। मैंने कहा एक काम करना कि तुझे जब एडमिशन लेना हो तो मुझे बोल देना एक बार। तो ये बोल दिया, एडमिशन 3 महीने 4 महीने बाद चालू होने थे। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ता होगा बट मेरे सामने मुझे दिखा नहीं। फिर जनवरी के आसपास एडमिशन स्टार्ट हुए। तो वो एडमिशन की बात है, उसने मेरे को फोन किया, तब मैं एलएन में हुआ करता था। तो वहां वो गया और कुछ फीस कम कर दी, कुछ कम कर दी, बट बाकी उसकी रेंज में नहीं आ रही थी। देन ही टोल्ड मी कि सर फीस तो कम, मतलब इतना मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास 62,000 रुपीज हैं जो मैंने जोड़े हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गया, मैंने बात की, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर जो सीनियर फैकल्टीज होती है उनके कहने पर कम हो जाती है। मैंने उन्हें बोला बट वो फीस 1.35 1.40 थी, कितनी कम होगी? अच्छा, हर इंस्टीट्यूट का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें मैं खुद नहीं चाहता कि मैं उसे क्रॉस करूं। फिर एक लिमिट पे आ गया, सर इससे कम नहीं हो सकती। मैंने कहा इतनी कर दो, चाहे मेरे अकाउंट से एडजस्ट कर लेना। फिर कुल मिला के फाइनली वो बंदे को मैंने भेजा, उसका एडमिशन हो गया उस पर जिस पर वो चाह रहा था। अच्छा, मुझे एक बात अच्छी लगी कि उसे याद था कि उसे एडमिशन लेना है, इनसे बात करनी। उसके बाद लेने के बाद वो उसे बैच बड़ा अच्छा मिला, उसे बैच मिला 3rd नंबर का। अब 15 बैच में अगर 3rd नंबर पर आ रहा तो भी बैच अच्छा है। उसने कुछ एंट्रेंस टेस्ट भी दिया था। फिर उसके 4-5 दिन बाद भाई साहब वो फिर आके बैठ गया वहां पर, गार्ड की नौकरी कर रहा था। मैंने उससे कहा कि गधे, तूने अगर एडमिशन लिया तो पढ़ाई कर। फिर कह रहा है सर एडमिशन का तो हो गया, खाने का तो कुछ करना पड़ेगा, रहने का कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा ये इनडायरेक्टली कुछ कह रहा है? तो मैंने उससे कहा अच्छा रुक मैं सोचता हूँ। फिर मैं द्रोणा में खड़ा हूं ना अभी, हाँ इसी रोड पर बंसल के सामने वो जो मल्टी बनी हुई है ना, उसके पीछे जो मल्टियां हैं उसमें मेरा फ्लैट है। अब मुझे याद है वो खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने उसे कहा एक काम कर, चाबी ले। मैंने उसे चाबी दिया, गेट बंद कर ले। तो मैंने उसे चाबी दी, मैंने कहा जा इसमें रह आराम से, तो रहने का तो हो गया तेरा, खाने का मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो भाई उस पूरा बंद कर दे यार। हाँ, तो वो आ गया, और उसमें क्या 3 रूम है फुल एयर कंडीशन।
एसी लगे हुए हैं, बेड है बढ़िया, सब कुछ, एवरीथिंग, फ्रिज व्रिज सब कुछ है। तो मुझे नहीं पता, वो 6 महीने से खाली था, तो मैंने चाबी दिया, ले रहे। और मैं ऐसे 1 महीने तक गया भी नहीं वहां देखने। हाँ, खाने का क्या हुआ, उसका कोई गांव का ही बंदा था या किसी मेस में काम करता था, उसकी सेटिंग वेटिंग उसने कर ली जुगाड़ की, सर मेरा 500-600 रुपए में हो जाएगा। अब देखो, वो भी मेहनत कर रहा था। इट्स समथिंग लाइक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो, मेरे को बोलता तो मैं कर देता, मुझे ऐसी कोई बात नहीं थी, बट वो खुद मेहनत कर रहा था। फिर मैं एक दिन किसी वजह से वहां गया, तो मैं चला गया रूम पे। मैंने देखा पहला रूम खाली, दूसरा रूम खाली, तीसरा भी खाली। मैंने कहा गधा रह कहाँ रहा है। मैंने बाथरूम देखे, कहाँ है ये, तो सोच रहा। फिर मैंने फोन लगाया उसे, तो उसने किचन का गेट खोला। मैंने अंदर देखा, किचन के उस पे दरी बिछी हुई, 2-4 न्यूज़पेपर इधर उधर रखे, कॉपी किताब सब कुछ वहीं, पिलो उलो उसका। फिर मैंने उसे कहा, तू अजीब गधा है, ये रहने की जगह, रहने की जगह तो रूम है। यानी टोल्ड मी कि सर, मैं आज तक कूलर में नहीं बैठा, आप एसी में बैठाओगे मेरी आदत खराब हो जाएगी, मैं पढ़ने आया हूँ। फिर मैंने कहा यार, बात तो सही कह रहा है, मैं इसका ध्यान क्यों डाइवर्ट करूं इस समय। भाई समझो ना, बिगड़ने के लिए एक वजह काफी है। मैंने कहा तेरा पूरा फ्लैट है, तुझे जहां रहना वहां रह। मैंने उसे इंसिस्ट नहीं किया, बस एक बार जरूर बोला, मैंने कहा यहाँ क्यों रह रहा है तू, वहां रह। क्या सर, मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ, ठीक है। फिर उसने 1 महीने बाद मेरे को कहा कि अच्छा, ही वॉज कंटिन्यूसली डूइंग गुड। उसके थर्ड से बैच सेकंड हो गया, सफलिंग में सेकंड बैच में आ गया वो। फिर उसने एक दिन मेरे को बोला कि सर, अकेले फ्लैट में अच्छा लगता, कुछ बच्चों को रख लूं क्या रेंट पे। तो मैंने कहा बच्चा कोई भी बदतमीज नहीं होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। उसने 2-3 बच्चे रख लिए, ठीक है, रेंट वेंट भी लेता था वो। फिर महीने में मेरे को मिलता था, कहता सर ये लो 15,000 रुपए। मैंने कहा कहाँ से कमा के लाया। कहता 3 बच्चे रखे हैं। मैंने कहा कितने कितने लेते हो। कहता सर इतना बढ़िया फ्लैट है, 7-7 हजार रुपए लेता हूँ। मैंने कहा वो तो 21 हो गए। चुप हो गया, हंसने लगा, कह रहा सर वो थोड़ा कॉपी किताब खाना खर्चा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कोई उल्टे सीधे शौक नहीं होते। अब देखो, कहते हैं जब मेहनत करने वाले के साथ किस्मत कितनी साथ होती। 11वीं में था, 12वीं में आया, 12वीं में 9 दिसंबर में उसकी सरकारी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब। उसने फॉर्म डाले हुए थे दिल्ली में, उसका वो पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस, उसमें नौकरी लग गई उसकी। एंड ही वाज डूइंग गुड इन एकेडमिक्स आल्सो। पीछे पड़ गया, कहता सर मेरे घर वाले कह रहे नौकरी कर लो। मैंने कहा तेरे लपड़ मारूंगा मैं, 1.5 साल हो गए, 2 साल तेरे को पढ़ाई करते हुए, तो आईटी का पेपर देगा। उसने कहा कि फिर क्या करूं, उन्हें मेडिकल लगा दे। मैंने भी कहा रिस्क मत लो यार, आईटी में नहीं हुआ तो कुछ तो रहेगा। उसने मेडिकल लगाया, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उसने अपना सेंटर डाला था, बिहार का था वो सेंटर, वहीं का डाला था। चाबी पकड़ा के आशीर्वाद लेके चला गया, गायब। मुझे पता ही नहीं वो कहाँ गया, उसका फोन भी नहीं आया। फिर उसके 2017 में न्यूक्लियस में एक फ्लोर इंचार्ज था, तो उस फ्लोर इंचार्ज को मैं ऐसे जा रहा था, खड़ा था, उसने नमस्ते किया ऐसे, तो मुझे याद आया कि इसे कहीं देखा है मैंने। फिर मुझे याद आया ये भी गार्ड था उसी बिल्डिंग में उसके साथ, 2 गार्ड होते ना। तो मैंने उसे बोला मैंने इधर आ, तो उसे जानता है, कह रहा हाँ सर। मैं कहा है वो, कैसे, वो खड़गपुर में है। मैं क्या कर रहा है, आईआईटी खड़गपुर में। उसका आईआईटी में हो गया था, आईआईटी खड़गपुर में उसे मिला था, और अभी वो बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहा है आईआईटी के थ्रू। मुझे बस एक बात बताओ, एक बंदा जो फाइनेंशियली वीक था, क्या उसके घर में ऐसी अपब्रिंगिंग हुई होगी, ऐसे उसे कंफर्ट मिला होगा कि भाई साहब उसका अच्छा बनना लाजमी था? नहीं। तुम्हें गधे क्या रात भर बैठ के 12 12 घंटे की नौकरी होती है, आपको बता, 12 घंटे काम करना पड़ता है, और सर्दी में उठ उठ के गेट खोलना पड़ता है, उसके बाद पढ़ना पड़ता है। बताओ करना पड़ता है क्या तुम लोगों को? उसके बाद तुम रोते होगे रिजल्ट कैसे लाए, सोचने वाली बात है। क्या तुम्हें खुद के खाने पीने के लिए कमाना पड़ता है क्या? खुद की फीस भरने के लिए कमाना पड़ता है क्या? लेकिन एक्सक्यूज बहुत सारे हैं। अभी भी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म करते होंगे, ये भगवान क्या करें, ये कर देते तो हम तोप चला लेते। उनका सोचो, सेलेक्ट होके दिखाया उसने। मतलब मुझे एक चीज बताओ, क्या उसके घर में उसके माँ बाप ने बादाम खिलाए होंगे कि उसकी अकल इतनी तेज हो गई होगी कि उसने तोप चला दिया आके?
भाई अबे तुम गॉड गिफ्टेड चित्रांग जैसे बच्चे को बोल सकते हो ना, इसे कैसे बोल सकते हो? क्या गॉड ने, क्या गॉड ने एक ही गिफ्ट दिया, बुद्धि उसने सही टाइम पे लगाई। उसे पता था उसके लाइफ में और लफड़े नहीं थे, उसके पास नहीं था स्मार्टफोन, उसके पास फेसबुक इंस्टॉल नहीं होगा, टेलीग्राम नहीं होगा, व्हाट्सएप नहीं होगा, यूट्यूब नहीं होगा, समझ रहे हो ना? उसके पास एक ही काम था, पढ़ाई। उसे पता था भैया ये नहीं करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं। आज की डेट में हमें पता है ना हमारे बापू के पास बैंक बैलेंस कितना है। समस्या तो ये है, ये समझो इस बात को, हम डाइवर्टेड हैं, हम मल्टीपल जगहों पर बुद्धि लगा रहे हैं, हम पढ़ाई पर फोकस्ड ही नहीं। कहते हैं जब परिस्थितियां बहुत विपरीत होती ना, तो आदमी अपने ब्रेन का सबसे ज्यादा प्रतिशत यूज करता है। पुराने जमाने में अच्छे रिजल्ट क्यों आते थे? पटक के मारा जाता था, पहले टीचर मारता था, फिर घर में आके बापू मारते थे। मुझे आज भी याद है, मैं पेपर दे के आता था, तो ठीक है मेरा पेपर अच्छा हुआ खराब हुआ, शाम को मुझे आत्मा कांपती थी, मेरे पिताजी आके कहते थे, आते थे, हाथ पैर धुलते थे, बैठते थे, पेपर था आज, पेपर लेकर आओ, पहले में क्या लिखा, दूसरे में क्या लिखा, तीसरे में क्या लिखा। अगर आपने बहुत वाहियात हरकत की है तो झापड़ किधर से आएगा पता नहीं होता था। आज की दुविधा है, ये दुविधा है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं पीट सकता, अच्छा मैं पीट भी नहीं पाऊंगा, और बट मुझे लगा वो सही परवरिश थी मेरी, मेरी पर्टिकुलर मेरी थॉट है, इसमें मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता। क्योंकि एक चीज समझो ना, जब हमें कोई, हमारे रास्ते बंद होते हैं, आज मुझे पता है कि मेरे को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी हम पढ़ाई करेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड बहुत कम बच्चे हैं भाई, आप में बहुत कम बच्चे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड, जिन्हें पता है कि मेरे को पढ़ना पड़ेगा अच्छे भविष्य के लिए। बाकी तो नहीं, बाकी को इस तरीके से ही डरा धमका के मार पीट के, भाई समझाया तो रोज जा रहा है, रोज समझाया जा रहा है, मैं लगभग हर दूसरी क्लास में आपको ज्ञान दे देता हूँ, ज्ञान ले कौन रहा है? ये बात मैंने जो बताई है, ये बात बुक से, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बुक से नहीं पढ़ी मैंने। समझ में आया कि नहीं आया? और ये बात मैं बहुत जगह बता चुका हूं, बहुत लोगों को बता चुका हूं, और ये बात बताने लायक है इसलिए बता रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? एक कृष्णा यादव लड़का था जिसको मैंने पहले बताया था, मैं एक यूपी में बीएचएल कंपनी का वो स्कूल था बहुत बड़ा, वहां सेमिनार ले रहा था। वहां मैंने बताया कि तुम लोग यहाँ बेवकूफ हो। उसके पिताजी दूध बेचते थे, वो कलेक्ट करते थे और जा जाके, और उसकी माताजी दूसरों के घर में काम करती थी। आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। मुझे बस ये बता दो कि इस बच्चे को आप गॉड गिफ्टेड कैसे बोलोगे? गॉड गिफ्टेड मतलब आप समझ रहे ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो जो सोचता वो सही हो जाता, नहीं। बुद्धि तुम्हारी उससे ज्यादा है, तुम्हारी बुद्धि ज्यादा है, बट तुम बुद्धि लगा नहीं रहे हो सही जगह पे, तुम नहीं लगा रहे हो। वो बच्चा पेपर दे के आया, जयपुर सेंटर था, मेरे से कहता है सर मेरे 360 में 292 आ रहे हैं एडवांस में, मेरा आईआईटी में हो जाएगा क्या? मैंने कहा गधा है क्या तू, 360 में 292? पहले तो मेरे को लगे हो ही नहीं सकते, पेपर अच्छा आया था। मैं तेरे 292 कितने, 262 कितने, मैं तो जान 292 सुन के मैं कह रहा हूँ 262 बोल रहा है, 292 बोल रहा है, 292। मैंने पेपर ला, पेपर बैठ के मैंने चेक किया, 292 ही आ रहे थे। फिर मतलब मैं चुप था, वो कह रहा सर होगा ना मेरा सिलेक्शन? मैंने कहा चो लपड़ मार दूंगा तेरे, मैं तेरा सिलेक्शन नहीं, तेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी। उसकी 142 रैंक आई थी, जनरल कैटेगरी, 142 जनरल कैटेगरी रैंक है, समझ रहे हो? उसका शायद कोटा भी लग रहा था। उसे हमने एप्पल का फोन दे दिया जिस दिन रिजल्ट आया, 10 दिन तक वो डब्बा ही नहीं खोला उसने। फिर आया, कहता सर ये आप रख लो। मैंने क्या हुआ? कह रहा था इससे अच्छा तो इतने पैसे दे दो, मेरे काम चल जाएगा कुछ। फिर मैंने कहा यार तो पैसे भी ले ले, क्या टेंशन है, तो तेरे को प्राइस तो मिलेगा ही विक्ट्री सॉल्यूशन। फिर उसने आराम कर, मेरे को तब पता चला उस दिन कि उसके घर की ऐसी हालत। उसके गांव में दूर दूर तक कोई आईटीआई नहीं किए हुए, डिप्लोमा नहीं किए हुए, वो आईटीएन बन गया। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपके घर में ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ बढ़िया है, तो आपको तो और अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, हाँ या ना? गलत बोल रहा हूं क्या? अरे आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारी। आपको तो और अच्छा रिजल्ट देना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास बहुत एक्सक्यूजेस लेकर हम जिंदगी जी रहे हैं, पता नहीं क्यों। उनके लिए दिन 24 घंटे का ही था, 48 घंटे का तो था नहीं। उनको भी एकेडमिक्स आपसे बेहतर नहीं मिला,
आपसे बेहतर थोड़े मिला एकेडमिक्स। क्या बेहतर था? उनकी विल पावर, उनकी रिजल्ट लाने की इच्छा शक्ति हम में गायब है। हमारे 2 टेस्ट में नंबर खराब आ रहे हैं, हमें बुरा ही नहीं लग रहा। हम फिर वही गलती करके आ रहे हैं जो पहले 2 बार गलती करके हैं, फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। तुम एक सड़क से रोज निकलो और एक कुत्ता तुम्हें रोज काटे, यू डैश, बेवकूफ हो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो यार। ऐसा समथिंग लाइक तुम साइकिल से जा रहे हो, एक चौराहे पे गिर रहे हो, वहां गड्ढा है, गिर रहे हो, दूसरे दिन भी गिर रहे हो, बाजू में जो अमरूद बेच रहा है वो आके उठा रहा है, तुम तीसरे दिन गिर गए, वो आके ऐसा लात मारेगा ना तुम्हारे, आदमी है कि गनचक्कर, रोज इस गड्ढे में आके गिर रहा है यार, 2 ही दिन तो उठाएगा कि नहीं उठाएगा बताओ। तुम यही करते हो एकेडमिक्स में भैया, पेपर में तुम करेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ के आते हो, इनकरेक्ट का करेक्ट, तीसरे पेपर में भी वही करते हो, चौथे में भी वही करते हो, ऐसे इंप्रूवमेंट होगा? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने 12th 11th में मैथ्स के पेपर में एक मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक की थी। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, ऐसा लोग भी बोलते थे, मुझे भी लगता था। मैं पेपर 100 में 100 के लिए करता था। मैं गया, मेरे नहीं है, अच्छा मेरे से ज्यादा पूरी क्लास को इंतजार रहता था कि इसके 100 आने चाहिए। तो मैं गया, मैंने पेपर किया, पेपर में हलवा, मतलब मेरे को सब आता था, सब पढ़ा हुआ था, खूब प्रैक्टिस की थी। एक जगह मल्टीप्लिकेशन 11 into 17 गलत कर दिया, नंबर नहीं आया 100। बच्चे आश्चर्यचकित, करे क्या गलती हुई? मैंने बता भी दिया, मैं ऑनेस्ट, मैंने 11 into 17। एक बच्चे ने डैश डैश बोलते हुए क्या, बेवकूफ, पता है किस बात का टॉपर है ये, मल्टीप्लिकेशन गलती करके। वो आज तक मुझे गाली याद है। यू वॉन्ट बिलीव, मैं चेक भरता हूं ना, मुझे वो मोमेंट याद आता है, गलती नहीं करनी मेरे। मैं चेक में अमाउंट भी भर रहा होता हूँ ना, इकाई दही सैकड़ा, अपने यूपी वाले इकाई दही से चालू होते हैं। कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ डबल चेक मारता हूं मैं आज भी। केवल वो वाक्य ऐसा कि मेरे को रिपीट नहीं करना है। लेकिन आप लोग अवेयर ही नहीं हो उस चीज से। आपको किसी ने गाली नहीं दी, आपको किसी ने कान के नीचे बजाया ही नहीं, और खुद हम उतने क्रिएटिव एक्टिव है नहीं कि हम समझ लें यार गलती है, तो हमें पीछे की तरफ खींच रही है, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। आप क्यों बोलते हो सर कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरे 30% आ रहे हैं, पिछले साल भी 30 आए, इस साल भी 30। तुम कुछ नया कर ही नहीं रहे, तुमने अपनी प्रॉब्लम को ना समझा और किसी ने बताया तो उस पर कोई काम नहीं किया। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ या ना? चलिए, काफी ज्यादा टाइम निकल गया इसमें, बट आई होप कि आपको, नया साल है, पहला दिन है, कुछ बदलाव तो लाने चाहिए। हाँ, बदलाव लाएंगे? तो आज से ही पूरा शेड्यूल बनाएं आप। ठीक, क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद इतना टाइम मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना, पंक्चुअलिटी रखें। ठीक है, और इस पंक्चुअलिटी को, इस शेड्यूल को किसी के भी आने जाने पर बहुत ज्यादा संजीदगी से फॉलो करें। आप उल्टा करते हैं, मम्मी पापा आगे फैल गए, आज हम कोचिंग भी नहीं जाएंगे, आज हम होमवर्क भी नहीं करेंगे, सर को बोल देंगे मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा को बोलो यार आना है तो चुपचाप बैठना है कोने में, देख लो मैं बहुत खुश हूं, मैं खूब पढ़ाई करता हूँ, मैं खूब खाता हूँ। आपको सामान मंगाना, लिस्ट दो ना, जाओ खरीद के लाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? सर साइज छोटा बड़ा जाए, अबे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है? कौन सा ब्याह में जा रहे हो तुम पहन के? यही तो आना है, और वो ज्यादा अच्छा लगेगा उन्हें। वो मेरा बेटा मेरी बेटी कितना ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, कितने फोकस्ड हैं। अब कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, कसम से बोलना नहीं चाहिए, वो ज्यादा पैम्पर करते, अरे मेरा बेटा 6 घंटे से पढ़ रहा, और थोड़ा घूम के आते हैं, और पिक्चर देख के आ जाते हैं, और कुछ खा पी के आ जाते हैं। बर्गर खाएगा, ये खाएगा, प्लीज आप, मुझे खाना होगा मैं खा लूंगा। ऐसी अर्जेंसी उन्हें अच्छी भी लगेगी कि यार ये ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो क्योंकि देखिए आपका जीवन आप अपने लिए कर रहे हैं, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। इससे बड़ा रिटर्न आप कुछ नहीं दे सकते अपने पेरेंट्स को। समझ में आया कि नहीं? क्या किया था लास्ट? HOC, बेयर अंकल की बात याद है? बेयर अंकल गलत हो गए थे ना? क्या गलती थी बेयर अंकल के ऑर्डर में? 5 और 6 में बेयर अंकल बोल रहे थे 5 इज मोर स्टेबल देन, और HOC डेटा ने क्या बताया? 6 इज मोर स्टेबल देन 5। ओके, चलिए
30 क्वेश्चन है ना, करेंगे आज डिस्कस। आज का टारगेट डिसाइड करें। HOC हो गया है तो हम HOH करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कर लेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। HOH, रेजोनेंस एनर्जी, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस एंड एरोमेटिक, बस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट विद दोस 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस किए हैं ना आपने? आई थिंक 1 2 3 हो गया था। 4th क्वेश्चन पर आएंगे एंड आंसर है 3 2 1। रीजन है इंडक्टिव। T का D से ज्यादा होता है, D का S से ज्यादा होता है। भैया यहाँ रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कंजुगेशन है नहीं, तो इंडक्टिव से ही जवाब दिया जाएगा। आपने रीजन जरूर लिखना है, ड्यू टू प्लस आई। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, सेम आंसर सेम रीजन, सेम आंसर सेम रीजन। 6 आंसर है 1 2 3, सेम आंसर, आई मीन सेम आंसर नहीं, डिफरेंट आंसर बट रीजन सेम है, 1 अपॉन प्लस आई। हाँ या ना? जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसका एनायन स्टेबिलिटी कम होगा। किसी को 4 5 6 में डाउट है? 4 5 6 में देखो, आपने किया है तो जरूर पूछना, नहीं किया है तो मत पूछो, मेरे को चलेगा। चले आगे बढ़े। 7 4 3 2 1 प्लस आई, 8 4 3 2 1 प्लस आई, 9 1 2 3 4 1 अपॉन प्लस आई। 7 8 9 में किसी को डाउट? अब मजा आएगा अगले वाले में। 10th का आंसर है 1 2 3 प्लस एच। रीजन है प्लस एच। पहले देखो रेजोनेंस है नहीं, हम जाएंगे प्लस एच पे, तुम सीधा प्लस आई पे गई होगी इसलिए गलत आया है। तीनों में लग रहा है, H भी लगाता है, D भी लगाता है, T भी लगाता है, हाइड्रोजन है उसके आइसोटोप लगाते हैं। अच्छा बताओ, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? देखना, ये खाली ऑर्बिटल और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, CH CD CT। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी उतने कम जाएंगे। नहीं आया क्या? अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसके इलेक्ट्रॉन उधर क्यों जाएंगे? CH वीक बॉन्ड है, CD स्ट्रॉन्ग, CT स्ट्रॉन्ग। जितना हैवी एटम उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है। सबसे हैवी एटम होता है T, ट्राइटियम, उससे थोड़ा हल्का ड्यूटेरियम और उससे भी हल्का हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वीक बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बड़ा पोर्शन इधर जाता है, उसका प्लस एच ज्यादा होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन कौन सा था ये? 9th 10th का 1 2 3 रीजन है प्लस एच। 11th 1 2 3 रीजन प्लस एच। 12th में हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं, एनायन में होता ही नहीं। रीजन है 1 2 3 1 अपॉन प्लस आई, 1 अपॉन प्लस आई। देखो तीनों का ऑर्डर सेम आया है, केटायन एनायन रेडिकल। मजेदार चीज है क्योंकि 2 में तो हाइपर कंजुगेशन से आया, इसमें इंडक्टिव से है। अब मेरे भाई किसी को 12 तक डाउट है तो पूछ लो। 11th खड़े हो जाइए, क्या डाउट है बताइए। पहले कहां से चालू करेंगे? हाँ रेजोनेंस है नहीं है, फिर क्या लगाएंगे? लगाया तुमने प्लस एच। आ गया? बैठ जाओ। सच्ची में आ गया? डर गए तुम? आ जाना चाहिए। चलें 13th करें? अरे यार 2 3 1 प्लस एच। पहले का 1 अल्फा एच है, दूसरे के 3 3 6 तो 8 अल्फा एच है, उसके 4 अल्फा। हाँ या ना? गुड। सेम विथ 14th, सेम ऑर्डर सेम रीजन एंड रिवर्स विथ 15 1 3 2। हाँ या ना? रीजन है 1 अपॉन प्लस आई। क्लियर है या नहीं? कौन सा क्वेश्चन है? 16 आंसर है 1 2 3, रीजन है प्लस एच। 17 1 2 3 रीजन है प्लस एच।
18, 3, 2, 1, रीजन है 1/+i। क्लियर है? 18 तक डाउट है? पूछो भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या 18 पर माइनस चार्ज है ना बेवकूफ, तो माइनस में रेजोनेंस हो रहा है क्या? रेजोनेंस हो रहा है क्या माइनस वाले में? हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो इंडक्टिव लगा। ये पहला वाला 3 डिग्री है, तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसे गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा वाला 2 डिग्री है, 2 तरफ से आएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा है, बट 1 डिग्री है। पहले बेसिक चीज देखो, ये 1 डिग्री है, वो 3 डिग्री है, वो 2 डिग्री है। एक ही कार्बन है ना वो। 1 डिग्री 2 3 डिग्री 2 डिग्री। लुक एट 19th, इसका आंसर क्या आपने 1 2 लगाया है? 1 greater than 2, 1 greater than 2, 1 greater than 2। याद करो, CF3 प्लस में भी रेजोनेंस है, CCl3 प्लस में भी रेजोनेंस है, लेकिन सबसे अच्छा रेजोनेंस है CF3 प्लस में, क्योंकि टॉप टू बॉटम हम साइज देखते हैं। CF3 प्लस में है 2p 2p, हाँ या ना? और CCl3 प्लस में है 2p 3p। तुमने गधे -i लगाया होगा, मुझे पता है भाई साहब, लेकिन रूल कहता है पहले रेजोनेंस लगाना है, तुम लगा नहीं रहे हो। आप नोटिस करिएगा, हर एक क्वेश्चन में सेम फंडा लगेगा। ये मेरे लिए मजबूरी है कि मुझे ऐसे बताना होता है ताकि आपको लगे कि लॉजिक्स हैं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो इजी के चक्कर में कॉन्सेप्ट बदलते हैं। इसके कई तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, बट मैं एक ही तरीका आपको बता दूं, इससे यही करना है, यही करना है, यही करना। पहले फेथ तो आया आपको कि हाँ एक ही मेथड से स्टेबिलिटी निकालनी। रेडिकल छोड़ दो थोड़ी देर, होल्ड ऑन, माइनस करते हैं पहले। बताओ, CF3 माइनस CCl3 माइनस, बोलो 2 1। केवल CCl3 माइनस में रेजोनेंस है, CF3 माइनस में रेजोनेंस ही नहीं है। p पाई d पाई, हाँ या ना? इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हमने। CCl3 माइनस में Cl पे d ऑर्बिटल है, तो C का माइनस जो है उसके d में चला जाएगा। F में d ऑर्बिटल होता नहीं है भाई। CCl3 माइनस में रेजोनेंस है p पाई d पाई। रेडिकल करोगे? रेडिकल करोगे? बताओ क्या आंसर है? हाँ बोलो, आओ देखें जरा ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ओके, 2p 2p एग्रीड, 3p 2p एग्रीड। बट एक प्लस चीज है यहां पे, सोचो, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, बेहतर तरीके से दिया, मानता हूं। क्या C पर माइनस आएगा? आएगा गधे, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस आएगा। पहले न्यूट्रल था, अभी इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा। गेस व्हाट, मैं क्या बोलने वाला हूं? अगर इस पे माइनस आएगा, इसके D में घुस जाएगा, हाँ या ना? तो इट्स अ समथिंग लाइक ये पुश कर रहा है और वो पुल कर रहा है। अच्छी बुक्स में लिखा होता है पुश पुल इफेक्ट। एक Cl ने दिया, दूसरे Cl ने लिया, है या नहीं? जबकि यहां फ्लोरीन केवल दे पाएगा और वो चार्ज डेंसिटी और कहीं नहीं जाएगी। क्या आप समझ रहे हो? सो CCl3 डॉट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल ड्यू टू दिस पुश पुल इफेक्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब ये दे रहा है भैया, पुश का मतलब ये दे रहा है और ये ले रहा है Cl। तो ये p पाई हो रहा है, यहाँ p पाई d पाई हो रहा है। दोनों टाइप की बॉन्डिंग की वजह से CCl3 डॉट ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने बोला था ना 6-6 लाइन का गैप रखना, लेकिन तुम नालायक हो, 6-6 लाइन में इन्होंने 4-4 क्वेश्चन लिखे। इन्होंने सही किया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिखिए वहां पे। अगली क्लास में लिख के लाइएगा सारा एक्सप्लेनेशन। मतलब आप ये सोच के एक्सप्लेनेशन लिखा करिए कि अगर कोई डैश भी आपकी कॉपी पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, तो एक एक चीज लिखनी पड़ेगी आपको। आप अपने नोट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, इतनी इंपॉर्टेंस दीजिए कि एक दिन
जब आपके नोट्स कोई पढ़े तो उसे समझ में आए कि ऐसे थोड़े रैंक आई थी, इतनी मेहनत की थी इसने तब आई थी। ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। काम नहीं करोगे तो ऐसी नौबत आएगी नहीं कहने वाली। आप अपने अगर अपने नोट्स पे काम ही नहीं किया तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आज मेरे नोट्स जो कोटा में सबसे ज्यादा लोगों के पास फैले हुए हैं वो राघव राज के नोट्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 27। और उसने इतने खूबसूरत नोट्स बनाए, मतलब मैं देख के कहता, मुझे एक दो बार डांटा भी, मैं इतना टाइम कहाँ है तेरे पास, कैसे लिखता है इतने। कहता नहीं सर मैं निकाल लेता हूँ टाइम, सारा होमवर्क पूरा होता उसके बाद भी। मतलब उसने ऐसे लिखा हुआ है जैसे मैं, अगर मेरे को बुक लिखनी पड़े ना तो मैं वो नोट छपवा सकता हूँ। जैसे एक रिएक्शन है 4 स्टेप की, 1 2 3 4, तो पहला स्टेप लिखता है, फिर 6 लाइन में एक्सप्लेनेशन है कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है, ये यहीं क्यों अटैक कर रहा है, और यही क्यों बन रहा है, पूरी बात यहां तक। फिर दूसरी लाइन, ये लाइन में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बहुत तमीज से, और राइटिंग भी बड़ी अच्छी थी उसकी। तो ऑल इंडिया रैंक 27, जनरल कैटेगरी। तो हार्डवर्क आपको रिजल्ट तो देगा। अब जाके वो नोट्स मत ढूंढना, गधे मैं खुद खड़ा हूं सामने, मैं बनवा रहा हूं नोट्स। समझ में आया कि ना? उनके लिए ना जो मेरे को नहीं जान रहे, मेरे को से नहीं मिल पा रहे। ठीक है, चलिए अगला। ये तो हो गए थे 22 23 24, सबका आंसर था 1 2 रेजोनेंस रीजन। सेम आएगा 25 26 27 1 2 रेजोनेंस रीजन। 28 आंसर था, प्लस है क्या, प्लस प्लस है ना, 1 2 3 1 2 3, एंड रीजन है हाइब्रिडाइजेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ भी लिख सकते हैं। sp कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने ऊपर प्लस नहीं रखना चाहेगा। और यहां हम कोई इफेक्ट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि भाई साहब अलग अलग एटम पर चार्ज, अलग अलग टाइप के एटम पर चार्जेस। सेम विद रेडिकल विद सेम रीजन, सेम ऑर्डर आएगा रेडिकल के साथ 1 2 3 एंड सेम रीजन है। एनायन के साथ उल्टा है, 3 2 1 एंड सेम रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस उतना बढ़िया है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस उस पर उतना बढ़िया है। आदित्य राज ये 18th पूछ रहे थे, 18 तो अपन ने कर लिया ना, 18 में क्या डाउट है। 18th है 1 2 3 ना, 1 3 2 क्यों बोल रहे हो, 18 कहाँ है माइनस, अच्छा माइनस है क्या, हाँ 3 2 1, 18th है 3 2 1। 28 पूछ रहा, अभी बच्चे ने तुरंत बदल दिया। 28 में सारे लोग देख रहे हैं, पहले वाला जो केटायन है ये सिंगली बॉन्डेड है और ये p ऑर्बिटल में प्लस चार्ज है। यहां जब आप प्लस चार्ज लगा रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्लस चार्ज, और यहां जब आप प्लस लगा रहे हैं तो ये sp ऑर्बिटल में, जितना ज्यादा s ऑर्बिटल कैरेक्टर है, यहां होता है 50%, यहां है आपका 33.3%। जितना ज्यादा s ऑर्बिटल कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो प्लस चार्ज नहीं आ पाएगा ना इस पे। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस लगाएंगे क्या, तो ये खराब है, तो ये आंसर आ गया। रेडिकल का भी ये आ गया, माइनस में उल्टा आ जाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर माइनस, अच्छी बात है। ओके हो गया ना क्वेश्चन, बस इतने ही थे। HOC वाले, हाँ जला बहुत हलवा है। 28 कितने क्वेश्चन, 30 हो गए ना पूरे। लुक एट दीज क्वेश्चंस। उन्हीं के आगे कंटिन्यू करेंगे।
जैसे 36 में मैंने प्लस दिया है, 37 में मैंने लिख दिया कार्बन आयन, इसी का माइनस वाला कर लेना, ठीक है। जीओसी का सबसे अच्छा सेगमेंट माना जाता है एसिड बेस। एंड बिलीव मी, एसिड और बेस, अगर आपको माइनस प्लस की स्टेबिलिटी आ गई तो एसिड बेस बिल्कुल यही दिखेगा आपको, बिल्कुल यही दिखेगा। और आप अगर बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आप देखेंगे सेम क्वेश्चन में उठा के वहां डालूंगा। अच्छे बच्चे तो बोल देते हैं कि सर यही तो हमने वहां स्टेबिलिटी में किया है जो आप यहाँ करवा रहे हो। तो आपको बस थ्योरी का मतलब समझना है, अच्छा इसकी स्टेबिलिटी से बेस पता चल जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी से एसिड पता चल जाएगा, स्टेबिलिटी निकालनी तो हमें आती, ठीक है ना। तो कर लें इसे जल्दी से। एक चीज देखिए बहुत मजेदार है, 44 को देखिए,
ठीक है। एंड 45 को देखें तो सेगमेंट, पहले ध्यान से डिफरेंस नोटिस करें। 45 में पहले डिफरेंस नोटिस करें। क्या आपने देखा, एक में तो रिंग पर ही प्लस लगा हुआ है और उसमें रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस लगा। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ज्योमेट्री ही नहीं समझ में आई क्वेश्चन की। क्लियर। अब मैं केवल इनके एक एक केस को बनाऊंगा, यहां पर पहले वाले को बनाता हूं। ये बेंजीन है, ये कार्बन है, ये H है, ये H है। क्या ये बेंजीन के p ऑर्बिटल्स हैं? ओके। और क्या आप मानते हैं कि ये वाला प्लस चार्ज है, खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है? बहुत आराम से देखिएगा, इजी है। ठीक है। अब इसे बनाते हैं, इसे, इस सच को देखो। यहां प्रॉब्लम बस इतनी सी है दोस्त, ये जो प्लस है बेंजीन के sp2 में है। बेंजीन पे सारे ऑर्बिटल sp2 में, p के अलावा। इसका sp2 खाली है, ये प्लस, और इसका p खाली है। समझना बात को, ठीक है। अब मेरे भाई मान लेते हैं यहां तो कुछ नहीं लगा है, लेकिन आगे ग्रुप लगे, लगे ना आगे ग्रुप। अब आगे आप चाहे CH3 लीजिए या हाइपर कंजुगेशन कर सकता है, रेजोनेंस रेजोनेंस कर सकता है। सो व्हाट यू फाइंड कि भैया मान लो O वाला लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या O का लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन भेजेगा या नहीं? भेजेगा इलेक्ट्रॉन। CH3 का CH इलेक्ट्रॉन भेजेगा। Cl का लोन पेयर अंदर, हाँ या ना? प्रॉब्लम तो ये है कि रेजोनेंस तो केवल p ऑर्बिटल में होता है, तो ये जो भेजेगा वो यहां तक आ जाएगा। क्या समझ गया मेरी बात? नीचे समस्या समझो। नीचे तो प्लस है ही हाइब्रिड में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में कभी जिंदगी में पार्ट ले भी नहीं सकता, परपेंडिकुलर। अगर यहां कोई ग्रुप लगा और उसने इससे भेजा तो इसमें नहीं आएगा लगता। ये सिंपल बात भी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं करते। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ऊपर तो तुम लगाओ रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, दुनिया भर का बवाल। क्या ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए फंडा तुम्हें समझ में आया कि अगर चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है तो मेरे भाई उस पर ना रेजोनेंस काम करेगा, ना हाइपर कंजुगेशन, एंड ओनली इंडक्टिव। मानते हो या नहीं? तो यहां कुछ भी लगे हों बेचारे, इनका केवल इंडक्टिव ही एप्लीकेबल है, जबकि यहां रेजोनेंस एप्लीकेबल। क्या आप देख सकते हैं इन सब में बस ये ग्रुप का ही फर्क है? अच्छा बताइए, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए? पहला पॉइंट क्या देखते हो? प्लस आर, प्लस आर। इतना तो सब में सेम है। क्या ये प्लस आर कर रहा है? क्या ये प्लस आर कर रहा है? हाँ या ना? इसे देखते ही कुछ याद आ जाता है। ये नालायक गड़बड़ करता था, ये नेट खींचता था। क्या तुम्हें याद है? क्या ये सबसे अच्छा हो गया? क्योंकि तो ये प्लस आर से दे रहा है, ये प्लस H से दे रहा है। क्या नंबर 2 पर ये आएगा? इस फर्स्ट आएगा, हाँ या ना? ये आंसर हो गया 44। ये क्वेश्चन एडवांस में आने की कुव्वत रखता है, जबकि कुछ है नहीं इसमें अंदर। यहाँ आते हैं, यहाँ मजेदार है। इस प्लस को अपने को बढ़ाना नहीं। अच्छा, प्लस में सबसे पहले क्या देखते हैं? प्लस आर। वो तो पहुंच ही नहीं रहा है, फिर क्या देखते हैं? वो भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट p ऑर्बिटल के सहारे जाते हैं जहां जाते हैं। केवल इंडक्टिव है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में चलता है, आया ना? भाई प्लस आई देखते हो, ये क्या करता है? मुंह से बोलो, प्लस आई या माइनस आई? हाँ, ये क्या करता है? सुनाई नहीं दे रहा। प्लस आई करता है। ये प्लस आई, ये
माइनस आई, ओ आर माइनस आई, ये माइनस आई, तो सबसे अच्छा कौन है? सेकेंड वाला, प्लस आई देखना था, फिर फर्स्ट वाला। इन दोनों में ज्यादा माइनस आई, नाइट्रोसाइनोसिडब्ल्यूएच फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फिर आता था ओ आर, ये कचरा है, फिर आया क्या? थर्ड एंड फोर्थ। ये केवल इंडक्टिव से एक्सप्लेन्ड है, लॉजिक है, इंडक्टिव के अलावा कुछ लग ही नहीं रहा है। क्या समझ में आया या नहीं? फिर से सुनो, यहाँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है? प्लस आर, यहाँ क्या है? प्लस एच, यहाँ क्या है? नेट विथड्रॉइंग, याद है आपको? यहाँ क्या है? प्लस आई, माइनस आई, माइनस, अरे कर लोगे ना दोस्त, यहाँ नहीं था, यहाँ माइनस आई, हो जाएगा। ये थोड़ी सी ठीक कैटेगरी है, आपको ज्योमेट्री समझना बहुत जरूरी है। जब आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्चुअली समझ लेते हैं, फिर तो आपको दिखने लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। हो जाएगा? ओके, आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं, आप बताना पूरा का पूरा, ठीक है? पूरा आप बताना। चलो सारे लोग बताओ जल्दी से मुझे। 36, देखो ध्यान से, 5 की रिंग है, 2 ऑक्सीजन के बीच में प्लस, 5 की रिंग में 2 ऑक्सीजन सल्फर के बीच में प्लस, 5 की रिंग में 2 सल्फर के बीच में प्लस। प्लस सबसे पहले क्या देखते हैं? प्लस आर, रेजोनेंस। बताओ ये कर रहा है? मुंह से बोलो। ये कर रहा है, ये कर रहा है, कर रहा है ना? तीनों जगह कर रहा है। गधे क्या हुआ? गधा है क्या तू? कर तो रहा तीनों जगह। ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। आज की क्लास ही यहीं से चालू हुई थी, टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं। अच्छा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? 2p 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 2 बार, हाँ या ना? 2p 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 3p 2p 3p 2p 3p। आंसर है यार, जीवन इतना ही आसान है, हाँ या ना? तो लॉजिक दिख रहा है ना यार। फिर रेजोनेंस पहले देखते हैं, हो रहा रेजोनेंस, एक में अच्छा है, एक में खराब है, एक में सबसे खराब है, हाँ या ना? कर ले जाओगे सारे? एक तो चलो हवा में ही उड़ा दो ऐसे। अच्छा करें आप, पूरा आप बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सीख गए हो सब? ठीक है, मैं बस आपसे पूछता जाऊंगा, सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? यहाँ पर, यहाँ पर सबसे अच्छा कौन है? अच्छा, फर्स्ट सबसे अच्छा हो गया। इन दोनों में क्या तुम रेजोनेंस से आंसर निकाल पाए? फिर क्या देखते हैं? प्लस एच, इसमें कितने हैं? कितने हैं? 4 अल्फा एच। इसमें कितने? 4 अल्फा एच। क्या कोई आंसर निकलेगा? फिर क्या देखते हैं? प्लस आई, तो यहां कोई कर ही नहीं रहा है। चलो उल्टा चलते हैं, माइनस आर है क्या? माइनस आर कर रहा है कोई? माइनस एच, माइनस आई, ऑक्सीजन माइनस आई करता है। माइनस आई दूसरे में ज्यादा या तीसरे में ज्यादा? दूसरे में। तो ये कचरा हो गया कि नहीं? ये माइनस आई तो 1 था, आया ना? क्या इसका जवाब मिला या नहीं? 1 3। क्या करूं मैं ओ डैश? ये है लॉजिक से भरपूर, हाँ या ना? सही बात है या नहीं? तो कर लीजिएगा यार, बहुत हो गए क्वेश्चन, एक और कर लेते कोई। जैसे ये CH2 प्लस, एक और चीज देखिए, मैं 44 से ही बना रहा हूं। ये है CH2 प्लस, ये है CH2 प्लस, एंड ये है CH2 प्लस। ध्यान से देखना, मैंने यहां लगा दिया CH3, यहां OCH3, यहां Cl। बहुत आराम से देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। 51, इसी का कार्बन आयन ले लेना,
बातें नहीं, क्या कर रहा है तू गधे? बट हाँ लड़ा, ऐसे वो बटन दबाया जा रहा है तब से खटखट कर। शोर करना, शांति कितनी अच्छी लगती। शांत वातावरण कितना अच्छा लगता है। कार्बेनाइन, इसी का कार्बेनाइन बना लेंगे। एक दो अच्छे क्वेश्चंस और लेते हैं। Cl 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 माइनस माइनस माइनस, सोच के बोलना, बहुत आसान है। ये वाला 52। हिंट, बेंजीन पर कोई भी चार्ज हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में आता है। दिस इज द सिंपल हिंट। चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो डॉट हो, क्योंकि उसका पी तो एरोमेटिक में व्यस्त है ना, उसमें तो जा भी नहीं सकता। सारे बोलो। हाँ, जवाब दीजिए। क्या जवाब है आपका? क्यों, धीरे से बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए, बोल दीजिए, सही हो जाएगा, बस बोलना है आप। कुछ तो बोल, जो भी तेरे को समझ में आ रहा है। कुछ तो सोच रहे होगे। क्या आंसर? क्यों? बोल, गलत सही जो बोल बोल। मैं ट्राई करूंगा। हाँ कर। जो लास्ट वाला है ना, रिंग बना, पूरा पूरा बना रिंग। नहीं कर सकता, वही तो बोल रहा हूँ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में बड़ा रेजोनेंस करेगा ही नहीं। तो आंसर देना, फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ क्या? हाँ जी मैडम जी, क्या आंसर है आपका? है 1 2 3। क्यों बताओ, क्यों? रेजोनेंस नहीं होगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, जैसे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ये माइनस, जो मैंने अभी 45 में एक्सप्लेन किया है, चार्ज रिंग पर है, तो वो तो रेजोनेंस ही नहीं कर सकता। बताएंगे कुछ जनाब? चेस्ट पेन हो रहा है, हेडेक, चेस्ट पेन ज्यादा दिक्कत हो रही? ज्यादा नहीं, अभी जाऊंगा और से जाऊंगा दवाई। किसी दोस्त को साथ में ले लेना, ठीक है? कुछ बताओगे दोस्त? है कॉपी वॉपी में तो कुछ है नहीं यार, क्या चल रहा है? इतना समझाया, फर्क ही नहीं पड़ा। पुराने ही नोट्स नहीं बने तेरे अच्छे तरीके से। इसका आंसर बता फिर। 52। अबे वो लिखा इसीलिए मैंने इधर की। क्या है आंसर? हाँ, सारे बोलो। हाँ? क्यों, क्यों लगेगा रेजोनेंस? यही प्रॉब्लम है,
गलत भी नहीं बोल पाते। चलो तेरा आंसर क्या है? ला इधर पेन, ये लाइए, खड़ा हो जा चल। क्या आंसर? 1 to 3 एक्सप्लेन। तो माइनस आई की वजह से। माइनस आई की वजह से, तो माइनस आई की वजह से माइनस को फायदा कहाँ ज्यादा हो रहा है, 1 में या 3 में? 1 में। दूर है तो फायदा कैसे होगा गधे? इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, सीएल माइनस आई करता है, हाँ या ना? तो -4 से दूर होके उसे कैसे फायदा पहुंचाएगा? तो पास से फायदा पहुंचाएगा ना। बोल आंसर 1 2 3 क्यों बोल रहा है? बैठ जा। इसका आंसर 1 2 3 नहीं है, 3 2 1। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, तुम लोगों ने इतना गधे कहीं के नालायक। पीछे सब रेजोनेंस लगा रहे हैं, मैं यहां बोल के जा रहा हूं कि चार्ज अगर रिंग पर है तो वो हाइब्रिड में आएगा और कभी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। सब रेजोनेंस लगाने पड़े। अरे जब रेजोनेंस लगेगा तभी तो लगाएंगे। तो सीएल क्या करता है? माइनस आई, माइनस आर है नहीं, माइनस एच है नहीं, माइनस आई सबसे ज्यादा ये लगाएगा, ये बाजू में है तो सबसे ज्यादा स्टेबल। आंसर 3 2 1। कर लोगे या नहीं? चलिए वेरी गुड। और इसी के साथ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक। फोटो खींच लो। दो चार और लिख देते आप। बातें नहीं करो। बस यार बहुत हो गया। आ जाओ भाई, कोई एक साफ कर दो। रुक जाओ, एक 30 सेकंड रुक जाओ। क्या है? एक्सप्लेन करोगे तो सुनूंगा मैं। थ्री और टू में दोनों तरफ से नहीं हो रहा, देखो ध्यान से। बैठ बीच में एक sp3 कार्बन। बिल्कुल सही आदित्य राज, माइनस होगा जिसकी वजह से माइनस है। निखिल कुशवाहा कह रहे कैमरा ठीक है। आदित्य राज देख लीजिए ना सर, सर हमें भी देख लीजिए, हमारा भी देख। क्या बोल रहा है ये? आपके ऐसा करने पर टूट जाता है। ये यहीं बैठा है कोई? आदित्य राज कौन है पता हो? खड़ा हो जा, तू आदित्य राज है, तेरा प्रोफाइल है ये। नहीं देख रहा हूँ आंसर, देख रहा हूँ यार, तुमने सही आंसर दिया है। 658 पे इसने आंसर दिया है, 659 भी हो रहा है। कह रहा है मैंने आंसर दिया, आपने देखा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये मैं नहीं तोड़ूंगा आपका दिल, इसलिए निश्चिंत हो जाइए, मेरी तरफ से निश्चिंत रहें।
हाँ, पहले भी तूने गधे यही बोला था। इधर पहले कहते इसका आंसर 3-2-1 है ना, मैंने गलत बोल दिया, थोड़ी बार कह रहा 2-1 है ना, खुद ही नहीं याद 2 मिनट पहले क्या बोला। निखिल कुशवाहा कह रहे हैं बैटरी गई माइक की। बेटा बैटरी माइक यूज क्यों कर रहे हो? समझ रहा हूं बेटा मुझे क्या दे रहा। आदित्य आज आप कोटा में मिलकर बात कीजिए, जब आप क्वेश्चन डिस्कस के समय कॉन्सेप्ट बताते हैं तो उतनी जल्दी रिलेट नहीं कर पाता, उसके बेटा आपको दोबारा पूछना पड़ेगा। अगर आप कोटा में हैं तो मिलिए और बातें करेंगे। चलें आगे, आओ आप करो इस मार्कर वाला बोर्ड ना जिसपे और इंक जम जाती है, आप ताकत लगती है भाई साहब, ऐसे पता लगता है कि आप वर्कआउट कर धीरे आराम से। थैंक यू। हमारा अगला टॉपिक जो है बहुत पहले से आप सुना है, जिसमें हम कंपाउंड को देख के बोलते थे एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। आज आप सब समझ जाएंगे कैसे देख। सारे लोग देखिए, हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। बहुत आसान है, सब समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। बहुत अलग अलग डेफिनेशन होती है। कि आपने कभी सड़क बनते हुए देखा? यार क्या करते हैं, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे डूम रखते हैं, उस पर नीचे आग लगा देते हैं। खाली जाओ भाई।
वो जो ब्लैक कलर का मटेरियल है वो एक्चुअली रिच सोर्स होता है एरोमेटिक कंपाउंड का। दैट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आप क्या करिए, आग लगा दीजिए नीचे। आग लगाने में तो आप माहिर हैं, तो आग लगा दीजिए तो उससे वेपर्स निकलेंगी, वेपर्स। और जो वेपर्स में एरोमा हो, क्या हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ या ना? तो मैं यहां पर लिखूंगा इस बात को, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of coal tar having characteristic aroma is known as, बोलो ना डेस, known as aromatic compound। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन होगी। कुछ बच्चे परेशान करें, पेपर में ऐसा कंपाउंड बन के आएंगे और पूछा जाएगा कौन सा एरोमेटिक है, तो क्या ऐसे लेके ऐसे करेंगे क्या? ये जो लग रहा है आग लगा के करेंगे। नहीं गधे, तुम्हें पेपर में कोलतार नहीं आएगा ना डैश, आग लगाने की बात क्यों कर रहे? कंपाउंड आएंगे 4, पूछेगा इसमें कौन सा एरोमेटिक। ये जो लग रहा हम ऐसे ले गए एकदम। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जीवन में ज्ञान हर चीज का होना चाहिए, बट सारी चीजों का एक्सपेरिमेंटल ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ता है जब आप कॉलेज में होते। दुनिया का एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट बताओ, चाहे वो इंडिया का हो चाहे बाहर का, जहां वाहियात चीजें ना होती। समझ में आया कि नहीं? एंड बिलीव, अब कोटा की बात करूं, आई एम नॉट डिफेमिंग कोटा, बट अच्छा बच्चा पढ़ के सेलेक्ट होके जाता है, उससे पूछो कोटा कैसा है, कहता जन्नत। पता क्यों? जो जैसा ढूंढता है उसे वैसा मिलता है। उसने हमेशा अच्छा कंटेंट ढूंढा, अच्छा मिला, उससे तो किसी भी बुरी चीजों के बारे में पता भी नहीं चला, तो उसके लिए कोटा जन्नत है। उनसे पूछो जो खच्चर टाइप के लोग हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता हो, मुझसे ज्यादा बेहतर आपको पता होगा। हाँ या ना? एक बार मुझे पता चला था, एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। मैं पूरा शेयर तो नहीं करूंगा आपको, दैट वाज वेरी शॉकिंग टू मी। एक एनजीओ है यहाँ का, कोटा का, तो इत्तेफाक से सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में एक न्यूज थी कि एक छोटी सी बच्ची को किसी ने रात में ऐसे फेंक दिया था कहीं पे, तो उसे पहुंचाया गया वहां पर। सुबह उठ के वो न्यूज़पेपर पढ़ते वो थोड़ा सा ऐसा लगा मेरे घर में, मेरे को फोर्स किया गया चलो मिल के आते हैं। तो मैं वहां ढूंढते ढूंढते पहुंचा, और पहुंचने के बाद तो होता है थोड़ा सा इमोशनल, मैंने देखा वेगा, तो बड़ा अच्छा केयर करते हैं। कुछ जगहों पर वाकई एनजीओ काम करते हैं। तो जो एनजीओ ओनर, उससे मेरी 1 घंटे बात हुई। फिर पता चला कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। जो आप ढूंढोगे वो मिलेगा। समझ में आएगी नहीं? सेम आईआईटीज में लड़के पढ़ के करोड़ों का पैकेज लेके निकल जाते हैं। कई ऐसे खच्चर होते हैं 4 साल में बीटेक नहीं होता। क्या करते हैं वो, बीटेक क्यों नहीं कर पाते? जो आईआईटी मुंबई पहुंच गया, मैं आईआईटी मुंबई में टॉप 100 का आपको बता रहा हूँ, उसके पिताजी मेरे पास आके 2500 बार रो चुके, सर आप समझा दो, आपको बहुत मानता है। मैं अच्छा, पढ़ाया हुआ था, टॉप 100 आया था, आईआईटी मुंबई गया था, कंप्यूटर साइंस, नाम नहीं लूंगा। मैंने फोन किया, बात हुई, हाँ हाँ सर ठीक है ठीक है। फिर वो आया तो उसके पिताजी लेके आए कि सर मैं जा रहा हूँ, इसे समझाओ। वो डिप्रेशन, पता नहीं साला कहां से एक वर्ड आ गया डिप्रेशन, हमारे टाइम में तो था ही नहीं, आजकल आ गया। ये डिप्रेशन का शिकार है। एंड यू वोंट बिलीव, ये चीज इतनी ज्यादा तेजी से मार्केट की गई है, या पता नहीं होती होगी, हमारे टाइम पे तो नहीं थी। हम तो क्या पटक पटक के मारे जाते थे यार। और कई बार तो ऐसा भाग्यशाली होते थे कि पिताजी मारते थे तो हमको मम्मी भी पीटती थी।
और भैया से लड़ाई होगी तो जीत कहां पा रहे, वो 6 साल बड़े, उन्होंने भी पटक के मारा। इससे बुरा दिन कहां आएगा आपके पास? फिर भी कोई दिक्कत नहीं, भूल गए आधे 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद भूल गए। आजकल तो पता नहीं हर चीज को टेंशन लेके बैठे। मैं हालांकि पैदल बहुत कम वॉक करता हूं, बट आज भी मुझे अगर 20 किलोमीटर भी चलना पड़ जाए तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ये। ओ माय गॉड, इट्स सो हॉट, नहीं मतलब ऐसा वाला चक्कर नहीं। रफ एंड टफ रखिए अपने आप, सही है। आजकल देखो ये इसका कोई लॉजिक ही नहीं। दुनिया में आज तक ऐसी प्रॉब्लम पैदा ही नहीं हुई जिसका समाधान ना हो। बिलीव मी, बिलीव मी, एक बार आईटी सेलेक्ट हो जाओ, मैं बताऊंगा मेरे सामने कैसी कैसी सिचुएशंस थी। सच्ची में मैं ऐसे नहीं बताता, अभी इतने छोटे हो आप, तो थोड़ी वैल्यू क्रिएट करो ना। जब रैंक आती है तो मैं मान लेता हूँ समझदार बच्चा, तो ये फालतू जगह शेयर नहीं करेगा। मैं बताऊंगा लाइफ में मेरे सामने कैसे कैसे चैलेंजेस थे। मैं नहीं चाहता आपकी लाइफ में कभी ऐसी चीजें आए, लेकिन मैं उस समय भी काफी अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था। लोग थे साथ में, घर वाले थे, बाकी लोग थे। अब सब गेस कर रहे हैं क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा सर के साथ। नहीं नहीं कर सकते गेस, वो अलग बात है, अभी उस पर दिमाग भी मत आइए। बट उस समय मुझे भी एक बार को लगा कि अब क्या होगा, नो होप, क्या करेंगे अब, कैसे करेंगे, लाइफ इतनी बड़ी है, ये वो दिन। नहीं ठीक, 1 महीने बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व थी, फिर से खुश था, सब कुछ वैसे चल रहा था। कई बार लाइफ में आपको ऐसा लगेगा अब कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा। बिलीव मी, उस डेट का 1 महीने बाद की डेट को ना आप खिलखिला रहे होगे, हंस रहे होगे, खेल रहे होगे। और एक बात और याद रखना, लाइफ में आपके सबसे ट्रू फ्रेंड आपके माँ बाप ही होंगे, चाहे वो जितना एडुकेटेड हो या अनएडुकेटेड हो। मैं आज बोल रहा हूं, याद रखना, जितने बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए आप, कोई मदद नहीं करेगा आपकी। अब बोलेंगे दोस्त बता मैं हूं, ये हूं, या तो आपका बड़ा भाई या बड़ी सिस्टर या पेरेंट, सीधा बता देना कि हो गई गलती, कुछ भी हो गया, फेल हो, कुछ भी है लाइफ में, XYZ प्रॉब्लम्स होती है। XYZ में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, आज तक नहीं है ऐसी। कोई रास्ता नहीं दिखे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। माँ बाप होते ही इसलिए हैं कि आपके ऊपर आने वाली दुविधा को हर लें, समझ में है? मत करो ऐसा काम। मान लो किसी वजह से ऐसी परिस्थिति में आ गए, टेल हिम, बता दो, रिलैक्स हो जाओ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बिलीव मी, मैं आपको एक और बात बता, जब आप भगवान न करे बहुत बुरी परिस्थिति में होंगे ना, आपको लगता है कि आपको पटक पटक के मारा जाएगा, हो सकता है मार डाला जाए, लगता है, आपका डर है ये। उसमें जब पेरेंट्स को पता चलता है तो आपको पीटते नहीं है वो, ध्यान देना, उसमें आप नहीं पीटते हो, उस समय आपके उस प्रॉब्लम से निकालने का समाधान ढूंढा जाता है। समझ में आया कि नहीं? और मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि चीजें टैकल हो जाती हैं आराम से, और आपको फिर समझाया जाता है बहुत प्यार से। हाँ है ना? तो ये लाइफ टाइम याद रखना। अभी कम से कम 20 साल लगेंगे आप सबको समझदार होने में, कम से कम 20 साल, जब तक आप माँ बाप नहीं बन जाओगे। सही बता रहा हूं, ये याद रखना। जब तक आप पेरेंट नहीं बनोगे ना, तब तक आपकी बुद्धि नहीं आएगी। अभी आपके मम्मी पापा रोज फोन करते होंगे तो एक बार गुस्सा आता होगा, क्या इन्हें टेंशन है यार। यू वोंट बिलीव, मजेदार बात बताऊं, मेरे पिताजी आज भी बात करते हैं ना, पहले क्या पूछते हैं, जैसे मैं जा रहा हूं घर, टिकट हो गई, मैंने कहा हाँ ठीक है, कंफर्म, मैंने कहा हाँ, मतलब फिक्स है। अब मैंने उन्हें बता दिया कि भैया टिकट हो चुकी है, सेकंड AC फर्स्ट AC कोई ना कोई टिकट हो चुकी है। फिर कहते हैं गेट पे मत खड़े होके आना। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है? मैंने कहा पापा जी टिकट करा है, गेट पे क्यों खड़ा होगा? कह रहे नहीं, ऐसे झांकने के लिए खड़े हो, बीच में कहीं उतरना नहीं, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुके दुनिया में। तो एक दो बार मैंने ऐसा थोड़ा सा क्रॉस किया कि मैं टिकट करी तो क्यों खड़ा होंगे। फिर मुझे फील हुआ कि कंसर्न है, सुनो और हाँ बोलना है। ठीक है बाबा, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अपन तर्क भी रख सकते हैं, तर्क रख सकते हैं इस पर। क्योंकि अभी मेरा छोटा बेटा है, वो जाता है गिटार सीखने, अगर 1 घंटे की 1.5 घंटे हो गया, फिर मेरे को लगता है कहाँ है, वो भी अभी मेरे को बोलता है, अरे पापा मैं 5 मिनट बात करने लगा सर से। वो सेंस अब जाकर रिलेट होता है कि वो क्यों इतना पूछते हैं।
तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। मैं कितना ज्ञान दे दूं, आपके पेरेंट्स कितना ज्ञान दे दें, वो 20 साल बाद आप बुद्धिमान बनोगे। अभी मत बनिए बुद्धिमान, आवश्यकता नहीं है। अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे लोगों का साथ रखिए। समझ में आया? और भगवान ना करे अगर कभी ऐसी परिस्थिति में आ गए, मुस्कुरा क्यों रहा है तू? समझ में आया कि नहीं आया? सीधा आपको लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, फोन उठाइए और चैन की नींद सोइए आराम से, कि अभी तो घर वालों को बता दिया, आप समस्या उनके ऊपर है, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है? पक्का? तो आज के लिए इतना ही रखें। टाइम हो गया? कितना टाइम? ज्यादा हो गया? क्या बोल रहे? टास्क अगली क्लास में करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। शांत रहें। इसकी हम 2-3 नहीं, पूरा डेफिनेशन है इसकी, मैं 2 डेफिनेशंस और लिखाऊंगा, और डेफिनेशन से आपको हेल्प नहीं मिलेगी कि हम कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, उसके लिए हमें कंडीशंस पढ़नी होंगी। ठीक है? तो हम अगली क्लास में कंडीशंस, कल है क्या अपनी क्लास? कल है ना? कल हो जाएगा ये खत्म और हम चालू कर लेंगे एसिड बेस, जो कि लास्ट टॉपिक है जी उसका। ठीक है? आज के लिए इतना ही।